स्वागत है दोस्तों आपका आज की वीडियो में। और आज हम बात करेंगे क्रिस्टोफर नोलन की मूवीज़ के बारे में, जो कि हॉलीवुड के वन ऑफ द बेस्ट निर्माता हैं। तो उनकी कुछ 12 या 13 फ़िल्में रिलीज़ हुई हैं। तो मैंने उनकी पहली फ़िल्म को छोड़कर ऑलमोस्ट उनकी हर मूवी मैं देख चुका हूं। तो ये एक सब्जेक्टिव वीडियो है जिसमें मैं इनकी मूवीज़ को रैंक दूंगा कि मेरी कौन सी मूवीज़ इनकी मेरी वाली फेवरेट है। तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले दी बेस्ट मूवी जो मुझे क्रिस्टोफर नोलन की लगती है वो है 2010 में आई इंसेप्शन, जिसमें है लियोनार्डो डिकैप्रियो और जोसेफ गॉर्डन लेविट और हमेशा की तरह माइकल केन और भी अन्य किरदार जिन्होंने बहुत अच्छा रोल किया है। जैसे कि आप इसका ट्रेलर देख सकते हैं। ये मूवी सपनों के बारे में है कि इंसान के सपनों का अर्थ क्या होता है, क्या इंसान के दिमाग में आइडियाज़ डाले जा सकते हैं किसी और के द्वारा एक्सटर्नली, क्या आप इंसान को दिमाग में जाकर आप उसको कुछ सिखा सकते हैं, और हमारा दिमाग किस तरह से काम करता है, सपनों में हम जो देखते हैं क्या उसका कुछ अर्थ होता है, क्या हमारा दिमाग सपनों में खो सकता है, और इंसान को असलियत और सपने में फ़र्क कैसे समझ आएगा अगर आप नींद में से उठे हैं। तो आप ये बात कैसे जानते हैं कि इस वक्त आप सपना नहीं देख रहे हैं। तो ये बहुत ही यूनिक और चैलेंजिंग क्वेश्चंस इसमें पूछे गए हैं। और ये मूवी थोड़ी सी कंफ्यूजिंग है, लेकिन इन अ गुड वे है, क्योंकि आपको इंटरेस्टेड रखेगी कि इस तरह से अगर मूवी एक स्पेसिफिक अमाउंट ऑफ कंफ्यूजिंग है कि आपको फिर से इंटरेस्ट आएगा कि इसको दूसरी तीसरी बार देखा जाए। और रिवॉचेबिलिटी फैक्टर इस मूवी का सबसे ज़्यादा मुझे लगता है, इसको आप कितने भी बार देख लें आपको अच्छी लगेगी, मेरा ऐसा मानना है पर्सनली। और लियोनार्डो डिकैप्रियो की मूवी की स्टोरी से हटके, यूजुअली इनकी मूवीज़ काफ़ी स्टोरी हैवी होती हैं, कैरेक्टर्स को उतना मतलब एज ए कैरेक्टर उतना शाइन करने का मौका कभी मिलता है कभी नहीं मिलता है, लेकिन शाइन किया है इसमें लियोनार्डो डिकैप्रियो ने। और इवन एज अ कैरेक्टर, अगर आप स्टोरी से आपको मतलब नहीं है, सिर्फ एज अ कैरेक्टर आप उनकी परफॉर्मेंस कई बार इस मूवी को देख सकते हैं रिपीट पर उनकी परफॉर्मेंस के लिए। नेक्स्ट मूवी पर आ जाते हैं। नंबर 2 मैं दूंगा दी प्रेस्टीज को, जो कि 2006 में आई थी, फिर से माइकल केन, और इसमें है क्रिश्चियन बेल जो कि बहुत ही ज़बरदस्त एक्टर है और जिनको आप बैटमैन की तरह जानते हैं, और ह्यू जैकमैन जिन्हें आप वुल्वरीन के तौर पर जानते हैं। दोनों की आई थिंक वन ऑफ द बेस्ट परफॉर्मेंस है इस मूवी में, दोनों एक्टर्स की। दोनों ये मूवी टेक प्लेस करती है 1800 या 1900 की शुरुआत में, जब 1900 के शुरुआत में मेरे ख्याल से, जब आइंस्टाइन नहीं सॉरी टेस्ला और थॉमस एडिसन के बीच में राइवलरी चल रही थी। तो ये उस राइवलरी के बारे में नहीं है। ह्यू जैकमैन और क्रिश्चियन बेल दोनों जादूगर होते हैं जो माइकल केन के साथ मिलकर जादू के शो परफॉर्म करते हैं। इस दौरान एक हादसे में ह्यू जैकमैन यानी वुल्वरीन जो है, उनकी वाइफ की एक ट्रिक परफॉर्म करते समय डेथ हो जाती है, जिसका इल्ज़ाम वो क्रिश्चियन बेल पर डालते हैं। और इसी वजह से दोनों में एक दुश्मनी हो जाती है, और दोनों फिर अपना अपना शो करने लगते हैं, और एक दूसरे की दुश्मनी में फिर वो कितनी हदें पार करते हैं, और इंसान जलन में आकर और उसमें आकर क्या क्या कर सकता है। और इस मूवी का जो स्टोरी है, इसमें जो जितना ट्विस्ट है आप देखकर दंग रह जाएंगे। और मैं आपको ज़्यादा स्पॉइलर नहीं दूंगा, लेकिन इस मूवी सिर्फ इनकी परफॉर्मेंस के लिए इस मूवी को बार बार देखा जा सकता है। बहुत रिवॉच वैल्यू है, आप इसको जब भी देखेंगे आपको इसमें कुछ अलग देखने को मिलेगा, एक अलग नज़रिया आपका होगा हर बार जब आप इस मूवी को देखेंगे। नेक्स्ट मूवी की बात करते हैं। नंबर 3 पर आती है द डार्क नाइट, 2008 में आई थी। वंस अगेन क्रिश्चियन बेल रिटर्न्स एज बैटमैन। ये बैटमैन ट्रिलॉजी की सेकंड पार्ट है जो कि क्रिस्टोफर नोलन ने बनाई थी, और हीथ लेजर का लेजेंडरी ऑस्कर विनिंग परफॉर्मेंस जोकर के रोल में, जिसके बाद मूवी रिलीज़ होने से पहले उनका देहांत हो गया था। तो बहुत ही एक्सीलेंट परफॉर्मेंस है सिर्फ हीथ लेजर की परफॉर्मेंस। क्रिश्चियन बेल तो शानदार है, माइकल केन हर मूवी में होते हैं, और बाकी के अन्य किरदार जो है बहुत ही ज़बरदस्त एक्टिंग है सबकी। बैटमैन की आई थिंक ये वन ऑफ द बेस्ट स्टोरीज़ है जिस पर कभी मूवी बनाई गई है, बैटमैन किरदार को लेकर, और जिस तरह से बैटमैन और जोकर के किरदार को सिर्फ इनके किरदार के लिए, और जिस तरह का परफॉर्मेंस है बहुत ज़बरदस्त। और स्टोरी में कितने क्वेश्चंस पूछे जाते हैं क्या आप देख सकते हैं। और मुझे उन एक्टर का नाम याद नहीं आ रहा है, इसमें हार्वी डेंट करके एक कैरेक्टर है, उन्होंने भी बहुत शानदार एक्टिंग की है। और जो पुलिस कमिश्नर का रोल करते हैं गॉर्डन करके, उनकी भी ज़बरदस्त एक्टिंग है। तो इस मूवी को ज़रूर देखिए। बैटमैन सीरीज़ ट्रिलॉजी अगर आपने नहीं देखी है, तो मैं जानता हूँ 2013-14 के बाद से डीसी मूवीज़ का स्तर काफ़ी गिर गया है, लेकिन क्रिस्टोफर नोलन ने ये मार्केट क्रिएट किया था डीसी को 90s में, जब डीसी डूब गया था। तो 2005 में फिर क्रिस्टोफर नोलन ने ट्रिलॉजी लॉन्च करके डीसी को वापस अपने एक बड़े स्तर पर वो लाए थे, लेकिन फिर आगे आप सभी जानते हैं क्या हुआ। तो आगे बात करते हैं। नंबर 4 पर मैं रखूँगा 2014 में आई इंटरस्टेलर को। इंटरस्टेलर भी एक बहुत शानदार फिल्म है, आप इसको देखेंगे तो दोबारा देखिए। क्रिस्टोफर नोलन की मूवीज़ की एक खास बात है, पहली बार में आप कभी इनकी स्टोरी को पूरी तरह से, आप इस मूवी को जब पहली बार इनकी कोई मूवी देखते हैं आप नहीं समझ पाते हैं, दूसरी तीसरी बार में आपको अलग तरह से समझ आता है कि वो क्या कहना चाह रहे हैं। इंटरस्टेलर भी बहुत इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट है, पृथ्वी के फ्यूचर के बारे में। क्या इंसानों को यहाँ रहना चाहिए, क्या इंसानों की तकदीर ये है कि हम पृथ्वी से दूर जाकर हम ब्रह्मांड में फैल जाएंगे, क्या करेंगे, किस तरह के चैलेंजेस है। और एक इमोशनल स्टोरी जो है एक बाप और बेटी की, बहुत ही इंटरेस्टिंग एंगल क्रिस्टोफर नोलन लेकर आए हैं। और जिस तरह के इस मूवी में विजुअल्स हैं, और वैसे तो विजुअल्स की इनकी हर मूवी की तारीफ़ है, अभी तक मैंने विजुअल्स की तारीफ़ नहीं की। इंसेप्शन वगैरह में भी आपने मतलब विजुअल्स के तो ये मास्टर ही है, आप सभी ने इनकी मूवी कोई ना कोई मूवी देखी होगी, तो मुझे ऐसे ज़रूरत महसूस नहीं हुई कि मैं आपको अलग से बताऊँ। बहुत ही शानदार। नेक्स्ट मैं नंबर 5 दूंगा इनकी सबसे रिसेंट मूवी जो 2022 में आई थी, ओपनहाइमर को। ओपनहाइमर जैसे कि नाम में ही मूवी के है, ओपनहाइमर साहब के बारे में है जिन्होंने एटम बम का निर्माण किया था। और ये बहुत ही एक इंटरेस्टिंग स्टोरी है। लोग इसको सिर्फ इस तरह से काफ़ी लोग देख रहे हैं कि मतलब एक अमेरिका अपनी इमेज बचाने की कोशिश कर रहा है। मैं कहूँगा थोड़ा बहुत ये भी है इसमें, लेकिन इस बात में एक सोच है बहुत ज़रूरी कि मूवी में एक सोच बताई गई है। एक तो इस बात पर कल्पना की गई है कि मतलब क्या इतना बड़ा हथियार इंसानियत को बनाना चाहिए। और एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम इस मूवी में ये है जो काफ़ी लोग समझ नहीं पाए हैं, वो ये है कि
अगर आप वो हथियार नहीं बनाएँगे तो हो सकता है आपके दुश्मन आपसे पहले बना लेंगे, और अगर दुश्मन बना लेंगे तो फिर बहुत बुरा हो जाएगा। तो ये एक बहुत बड़ा चैलेंज हमेशा से इंसानियत के लिए रहा है। देखिए जो भी लोग अमन चाहते हैं, ज़ाहिर है अच्छी बात है, सभी चाहते हैं, लेकिन हर कोई अच्छा नहीं होता। हो सकता है वो आपसे बढ़कर कुछ हथियार बना ले, जिसके तहत आपको अपने बचाव में या तो आपको आप हार मान लें, या फिर आपको भी उस तरह का हथियार बनाना पड़ेगा। तो ये एक हमेशा मॉरल क्वेश्चन इंसानियत पर रहेगा कि जैसे एआई हो गया, सुपर कंप्यूटर हो गया, क्या हमें इतनी बड़ी चीज़ों का निर्माण एज़ ए इंसान हमें करना चाहिए? तो जवाब मेरे पास भी नहीं है, मूवी के पास भी नहीं है, लेकिन इस मूवी में ओपेनहाइमर का थॉट प्रोसेस जो समझाया गया है, उस पर बहुत ही ज़बरदस्त मुझे लगा। और थोड़ी-सी मैं कहूँगा इस मूवी को मैंने हायर रैंक इसलिए नहीं, कॉन्सेप्चुअली ये मूवी मुझे बहुत अच्छी ज़बरदस्त लगी। थोड़ा-सा मैंने इसलिए इसको हायर रैंक नहीं किया, मुझे लगा कि मूवी में से काफ़ी सीन हैं ओपेनहाइमर की पर्सनल लाइफ़ और ये सब चीज़ों को लेकर मुझे लगता है पर्सनली इनकी ज़रूरत नहीं थी, बहुत सारे सीन्स की ज़रूरत नहीं थी मूवी में, इतना ज़बरदस्त कॉन्सेप्ट था। लेकिन अभी भी मैं कहूँगा कि ये मूवी मास्टरपीस है, तो इसीलिए मैंने इसको 5 नंबर का रैंक दिया है। नंबर 6 पर आ जाते हैं द डार्क नाइट राइजेज़, जो कि 2012 में आई थी। ये बहुत लोगों को ये मूवी उतनी पसंद नहीं है, लेकिन मुझे पर्सनली बहुत पसंद है। जिस तरह से एक लॉजिकल विलन को बताया गया है, और वो जिस तरह सिस्टमैटिकली वो बैटमैन को हराकर, और जिस तरह से वो शहर पर वो कब्ज़ा करता है और फिर बैटमैन का कमबैक होता है, ये बहुत ही अच्छे तरीके से, बहुत ही लॉजिकल वे में मुझे लगा पर्सनली कि ये बताया गया है। इसकी क्रिस्टोफर नोलन की खास बात ये है, बैटमैन जैसे किरदार की कहानी में भी उन्होंने ट्विस्ट एंडिंग डाली है। और आप अगर मूवी देखेंगे, आज भी इस मूवी की एंडिंग पर विवाद है कि कुछ लोग कुछ और एंडिंग को मानते हैं, कुछ लोग मानते हैं इसकी मूवी एंडिंग का मतलब कुछ और है। तो आज भी फैंस इसके बारे में बात करते हैं। तो इस तरह की कला जो है वो बना कर गए हैं। और क्रिश्चियन बेल दोबारा से ज़बरदस्त एक्टिंग करते हैं। टॉम हार्डी बेन का जो किरदार करते हैं बहुत ही अच्छा है। माइकल केन हमेशा की तरह ज़बरदस्त छा जाते हैं। और जो एक्टर, मैं उनका नाम भूल रहा हूँ, बहुत अच्छे एक्टर हैं वो, गैरी ओल्डमैन है उनका नाम। गैरी ओल्डमैन साहब जो पुलिस कमिश्नर का रोल करते हैं, बहुत ही बेहतरीन मूवी है। ज़रूर देखिए, मैं कहूँगा पूरी डार्क नाइट ट्रिलॉजी लाइन से देखिए, आपको बहुत अच्छी लगेगी। और अगर आपने कभी सुपर हीरो मूवीज़ नहीं देखी हैं, तो ये बहुत ही एक अच्छा स्टार्टिंग पॉइंट है, क्योंकि काफ़ी रियलिज़म है इन मूवीज़ में। मतलब सुपर हीरो है तो ऐसे नहीं है कि बिल्कुल सुपर पावर्ड है, एक रियलिस्टिक वे में ये लेकर गए हैं। बहुत प्रैक्टिकल दुनिया इन्होंने बताई है। जी हाँ, थोड़ा बहुत मैजिक एंड सुपर पावर होता है, लेकिन बहुत अच्छे सिस्टमैटिक तरीके से उसको लेकर गए हैं। तो अगर आप बहुत रियलिस्टिक मूवीज़ ही देखते हैं और आपको ये सुपर हीरो वगैरह नहीं समझ आते, तो अब मैं कहूँगा कि इंसान को अगर सुपर हीरो मूवी शुरू आप करना चाहते हैं तो इन मूवी से ही शुरू कीजिए। नेक्स्ट पॉइंट पर आ जाते हैं। नंबर 8 मैं दूँगा, नंबर 7 मैं दूँगा टेनेट को। 2020 में है टेनेट। वंस अगेन बहुत ही डिसलाइक मूवी है, लोगों को नहीं पसंद है, लेकिन स्टोरी का अगर आप सेंट्रल कॉन्सेप्ट समझें तो बहुत ही यूनिक और इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट है। क्रिस्टोफर नोलन एंट्रोपी की इसमें बात करते हैं। एंट्रोपी जिनको नहीं पता, मैं आपको बता दूं कि फिजिक्स में एक लॉ है कि जो हमारा ब्रह्मांड है उसमें जो भी चीज़ें हैं, क्या कहते हैं हिंदी में, मैं एटम का वर्ड भूल रहा हूँ, कण कहते हैं, कण या जो भी कहते हैं। तो जो भी कण का निर्माण है वो धीरे धीरे वो टूटता जाएगा ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम, यानी कि जो भी समय का चक्र है वो आगे की तरफ ही चलता जाएगा, और धीरे धीरे दुनिया में जो एनर्जी है या जो कुछ है वो ख़त्म होती जाएगी या होती जा रही है। इस तरह का उन्होंने कॉन्सेप्ट बताया है। तो टेनेट मूवी की खास बात यह है कि इसमें जिस तरह का टाइम ट्रैवल उन्होंने बताया है, अगर आप इसको और समझना चाहते हैं तो मैंने इस पर भी वीडियो बनाई है, आप देख सकते हैं। मैंने एक वीडियो बनाई है मूवीज़ के बारे में, अलग अलग मूवीज़ के टाइम ट्रैवल के बारे में, मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगा। उसमें स्पेशली मैंने समझाया है कि टेनेट में जो टाइम ट्रैवल बताया गया है वो किसी भी मूवी से वो अलग क्यों है और क्या इसको डिफरेंशिएट करता है। ये सिर्फ कॉन्सेप्ट के लिए बहुत ही डिफरेंट मूवी है, और इसको मैं रैंक देता, लेकिन मैं कहूँगा इसमें ज़्यादा रिवॉच वैल्यू नहीं है, इसलिए मैंने इसकी रैंकिंग कम रखी है। और वैसे तो बहुत ही ज़बरदस्त कॉन्सेप्ट है, लेकिन जो मेन कैरेक्टर्स है उनका कोई इमोशनल फीलिंग नहीं है, आपको उतनी फीलिंग नहीं आएगी उनके प्रति, ना आपको ऐसे लगेगा कि किसी भी तरह से उनकी, मतलब जैसे आपको कैरेक्टर से थोड़ा सा अटैचमेंट होना चाहिए ऑडियंस को, तभी आपको लगता है कि आप उनके लिए, मतलब आप सोचते हैं कि अरे ये कामयाब हो जाए। लेकिन इस मूवी में इतना ज़्यादा ऐसा कुछ है नहीं। अच्छी मूवी है, लेकिन मैं कहूँगा अच्छी, बहुत ज़बरदस्त मूवी है अगर आप कॉन्सेप्ट को समझ पाएँ। अदरवाइज़ थोड़ी सी डिफिकल्टी लगेगी, लेकिन स्टिल इसमें जिस तरह का यूनिक एक्शन बताया गया है, क्योंकि टाइम में लोग रिवर्स चल रहे हैं, रिवर्स में चीज़ें हो रही हैं, तो एक्शन भी जिस तरह से रिवर्स किस्म का एक्शन कोरियोग्राफ किया है, जीनियस तरीके से कोरियोग्राफ किया गया इसका एक्शन है, इसीलिए मैंने इसको अभी भी टॉप 10 में रखा है। नंबर 8 पर आ जाते हैं बैटमैन बिगिंस 2005। तो बैटमैन ट्रिलॉजी की स्टार्टिंग पॉइंट बैटमैन बिगिंस, जिसकी वजह से वार्नर ब्रदर्स डीसी कॉमिक्स को वापस लाए हैं क्रिस्टोफर नोलन, एक बहुत ही ख़राब पीरियड के बाद, जब सुपर हीरो मूवीज़ ऑलमोस्ट मार्वल डीसी कॉमिक्स की सुपर हीरो मूवीज़ लेट 90s में डेड हो चुकी थी। बैटमैन की कुछ मूवीज़ आई थी लेट 90s में जो कि बहुत ही बुरी फ्लॉप हुई थी, और बैटमैन जैसे किरदार को बिल्कुल मजाक बना के रख दिया था। लेकिन क्रिस्टोफर नोलन जिस रियलिटी में उठाकर बैटमैन को लाए हैं, कहते हैं जैसे उठाकर स्टार बना दिया, बहुत ज़बरदस्त। आज भी उनकी रोटी खाने की, बैटमैन की रोटी खा रहा है डीसी कॉमिक्स, वो तो ज़माने से खा रहा है, लेकिन क्रिस्टोफर नोलन ने जो रिवाइवल दिया है बैटमैन को, मेरे ख्याल से 2.5 बिलियन इस ट्रिलॉजी की वजह से वार्नर ब्रदर्स ने कमाया है। तो सिर्फ कमाई की बात नहीं करते हैं, मूवी वैसे ही बहुत अच्छी है, बहुत रियलिस्टिक ओरिजिन स्टोरी बताई गई है जो कि अचीवेबल है, रियल दुनिया में ऐसा हो सकता है। तो एक बैटमैन को एक बिल्कुल ग्राउंडेड करके जो रियलिटी में वो लाए हैं, जो पहले की मूवीज़ से आप कंपेयर करेंगे, हमेशा एक ऐसा एलिमेंट होता था कि मतलब ये फिक्शन है, ये एक कहानी है, लेकिन इसको बहुत रियल बनाने की कोशिश की है। और क्रिश्चियन बेल पहली बार में अपनी परफॉर्मेंस आउट ऑफ द पार्क नॉक करते हैं। डार्क नाइट में जिस तरह से वो और ज़बरदस्त करते चले जाते हैं, किरदार में घुस जाते हैं, लेकिन इस मूवी से ही आपको लगेगा वो बैटमैन है, और बहुत शानदार एक्टिंग की है, और सभी दूसरे एक्टर्स को भी सलाम है। तो नेक्स्ट मूवी पर आ जाते हैं, नंबर 9 पर डनकर्क, जो कि 2017 में आई थी। डनकर्क बहुत ही यूनिक मूवी है,
क्योंकि इसमें 3 तरीके से स्टोरीज़ बताई गई हैं। तो जैसे आप जानते हैं क्रिस्टोफर नोलन को टाइम और फिज़िक्स वगैरह के कॉन्सेप्ट से वो बहुत आपको अलग-अलग चीज़ें दुनिया के बारे में समझाने की कोशिश करते हैं। तो इस मूवी की मुझे स्टोरी और कॉन्सेप्ट बहुत यूनिक लगा। इस मूवी का थोड़ा-सा मैं आपको कॉन्सेप्ट बता देता हूँ। बेसिकली ये मूवी 3 व्यू पॉइंट से बताई गई है। पहला व्यू पॉइंट है एक सोल्जर का, जो कि 1 हफ्ते से एक बीच पर वो लड़ रहे हैं, शहर में फायरिंग हो रही है और उनकी जो साइड है इंग्लैंड की तरफ से वो लड़ रहे हैं और वो सोल्जर हार रहा है। तो वो कोशिश कर रहा है कि वो आई थिंक गलीपोली करके जगह थी, मुझे एग्जैक्टली याद नहीं है वो कहाँ पर टेक प्लेस होता है, फ्रांस या इटली में ये होता है। तो यूएस यूके और ये जो एलाइड पावर्स की सेना है, ये वाला युद्ध ये हार रहे होते हैं। तो मुझे एक और बहुत यूनिक बात लगी, देखिए अक्सर वर्ल्ड वार की मूवीज़ में आप देखते हैं अमेरिका वगैरह जो जीते थे, वो जाहिर है जहाँ पर भी जाकर वो जीते थे वो उस पर मूवी बनाते हैं। लेकिन क्रिस्टोफर नोलन ने ऐसे किया कि उन्होंने रेस्क्यू ऑपरेशन पर मूवी बनाई कि जो युद्ध हम हार गए। वर्ल्ड वार 2 में आप अगर इतिहास आपने पढ़ा है तो आप जानते हैं दुनिया के कई कोनों में युद्ध हुआ, कुछ ज़्यादातर तो अमेरिका ने जीते, लेकिन अमेरिका ने हारे भी है, इंग्लैंड ने भी हारे हैं। तो उस हार को उन्होंने चूज़ किया कि वो हार पर मूवी बनाएंगे। तो बहुत यूनिक कॉन्सेप्ट है। तो मूवी के कॉन्सेप्ट टाइमलाइन कॉन्सेप्ट पर वापस आते हैं तो एक पहला व्यू पॉइंट जो है सोल्जर का है, जो 1 हफ्ता वहाँ पर एक्चुअल में लड़ाई कर रहा होता है। दूसरा व्यू पॉइंट एक शिप के कैप्टन का है, जो पूरा 1 दिन वो लेते हैं वहाँ पर पहुँचने के लिए, उनकी कैसी जर्नी होती है, क्योंकि वो एक रेस्क्यू ऑपरेशन का हिस्सा होते हैं जिसमें सिविलियंस को भी, आर्मी की बोट्स के अलावा सिविलियंस को भी आर्मी मदद मांगती है कि आइए आप आर्मी वालों को बचाइए अपनी बोट में, हम अपने सोल्जर को लेके जाएंगे वापस इंग्लैंड करके। वो वहाँ से आते हैं। तो उनका पूरा 1 दिन की जर्नी है, सोल्जर की 1 हफ्ते की जर्नी है और 10 मिनट की जर्नी है किसकी, आप कहेंगे फाइटर पायलट की। वो एक तीसरा व्यू पॉइंट है कि एक फाइटर पायलट आता है कहीं से उड़कर और उनकी लड़ाई होती है 10 मिनट की, लेकिन वो 10 मिनट इस मूवी के लिए बहुत मुख्य हैं और बहुत ज़बरदस्त प्लेन की फाइटिंग। और जो इस मूवी का जो म्यूज़िक है, अरे वैसे तो हर मूवी का म्यूज़िक इनके तारीफ़ के काबिल होता है, लेकिन इस मूवी में म्यूज़िक का जो इस्तेमाल किया गया है बहुत ज़बरदस्त। वैसे आप मुझे पर्सनली पूछेंगे तो मैं कहूँगा कि इनकी बेस्ट म्यूज़िक अक्सर लोग मानते हैं कि इंटरस्टेलर में हांस जिमर साहब ने दी थी, लेकिन मैं कहूँगा ओपेनहाइमर ने भी उस म्यूज़िक को टक्कर दी है। तो आइए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट नंबर 10 पर मैं रखूँगा इंसोम्निया को, जो कि 2002 में आई थी। इंसोम्निया में अल पचिनो और रॉबिन विलियम्स जैसे लेजेंड्स ने काम किया है। ये एक इनकी शुरुआती मूवी है। मुझे इस मूवी में पर्सनली ज़्यादा रिवॉच फैक्टर नहीं लगा, लेकिन इस मूवी की कहानी बहुत इंटरेस्टिंग है। जिस तरह से इंसेप्शन का कॉन्सेप्ट इन्होंने एक्सप्लोर किया है, क्या आप अपनी कॉन्शियस पर अभी आप सपना नहीं देख रहे हैं, क्या गारंटी है। तो इस कॉन्सेप्ट को 2002 में भी इन्होंने एक्सप्लोर किया था। सेम स्टोरी नहीं है, कॉन्सेप्ट सिमिलर है। एक इंसान होता है जिसे इंसोम्निया यानी नींद नहीं आने की बीमारी होती है, जो अल पचिनो का मेन किरदार है। तो वो एक पुलिस वाले होते हैं और उनके साथ फिर कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जो कि आपको और हमें मतलब व्यूअर एज ए व्यूअर्स को और खुद अल पचिनो भी कंफ्यूज हो जाते हैं कि स्टोरी में हो क्या रहा है, क्योंकि वो इंसोम्निया नहीं सोने की वजह से उनकी याददाश्त पर असर होने लगता है। और फिर उनकी याददाश्त, क्योंकि हम उनका व्यू पॉइंट फॉलो कर रहे हैं, तो इसमें कन्फ्यूजन होने लगता है कि उनके साथ जो हो रहा है वो रियल में हो रहा है या वो सपना देख रहे हैं या वो खुली आंखों से सपने देख रहे हैं। ये मूवी की एंडिंग भी समझना मुश्किल है कि वो कर क्या रहे हैं, लेकिन अच्छे वे में है। मतलब आपको ऐसे बुरा नहीं लगेगा कि मतलब अच्छी तरह का कन्फ्यूजिंग है, आपको इंटरेस्ट आने वाला कन्फ्यूजिंग है। ऐसे नहीं कह रहे रत तेरी ये क्या बना दिया, इस तरह का नहीं है, अच्छा है। नेक्स्ट मूवी पर आ जाते हैं, मोमेंटो पर। नंबर 11 है ये मोमेंटो, 2000 में आई थी। तो ये क्रिस्टोफर नोलन की सेकंड मूवी है अभी तक जो उन्होंने जितनी मूवीज़ बनाई हैं। तो सबसे पहले एक मूवी आई थी, उसके बाद मोमेंटो आई थी, जब उनको थोड़ा सा बजट दिया गया था। मोमेंटो मैं कहूँगा अच्छी वन टाइम वॉच है, क्योंकि आपने अगर गजनी देखी है तो गजनी इसी मूवी पर बेस्ड है। लेकिन मैं बड़ी बात नहीं कहना चाह रहा हूँ, लेकिन पर्सनली मुझे गजनी ज़्यादा अच्छी लगी। देखिए अब आप बोलेंगे कि तुझे क्या पता है, ये सब बोलेंगे लोग, हॉलीवुड को ऐसे बोल रहा है, लेकिन मैं सच बोल रहा हूँ। देखिए अभी तक मैंने आपको इनकी सभी अच्छी मूवीज़ के बारे में बताया और रैंक भी दिया और जब से इनकी तारीफ़ कर रहा हूँ, लेकिन मोमेंटो क्योंकि शुरुआत में इन्होंने बनाई थी, मूवी में काफ़ी मोमेंट्स बहुत बोरिंग है। बहुत ही कुछ मोमेंट्स में बहुत ही बोरिंग स्क्रीन प्ले है। जहाँ ये एक ही मूवी में कहूँगा कि इनकी इतनी खास नहीं है। कॉन्सेप्ट बहुत अच्छा है, स्टोरी जिस तरह से ट्विस्ट लेती है, उनकी याददाश्त आती है जाती है, शॉर्ट टर्म मेमोरी जैसे आपने गजनी में भी देखा है, उसको सीरियसली बहुत बताया गया है, कॉमेडी एंगल नहीं है। और ये जिया खान वाला एंगल और ये सब, और लव स्टोरी वाला संजना वाला जो गजनी में एक्सप्लोर किया गया है, इसमें कोई एक्सप्लोरेशन नहीं है कि वो संजना से कैसे मिले, किरदार उस तरह के किरदार से वो कैसे मिले, ज़्यादा एक्सप्लोरेशन नहीं है। लेकिन जो मेन मुख्य किरदार की जो एक्टर है, मैं उनका नाम बोल रहा हूँ, अच्छी एक्टिंग की है उन्होंने। मैं इसको वन टाइम वॉच ही बोलूँगा, या बार बार इसमें रिवॉच वैल्यू नहीं है इस मूवी में। आप ट्विस्ट, इसके मूवी के ट्विस्ट आप जान जाएंगे तो आपको उतनी फिर ये खास नहीं लगेगी। तो आई थिंक 12 मूवीज़ क्रिस्टोफर नोलन ने बनाई हैं और हम 11 की बात कर चुके हैं। तो 12वीं मूवी जो उनकी सबसे पहली और सबसे पुरानी मूवी उन्होंने बनाई थी, दी फॉलोइंग करके, तो मैं उसको रैंक नहीं दे रहा हूँ क्योंकि मैंने अभी तक वो मूवी नहीं देखी है। ब्लैक एंड वाइट में उन्होंने शूट की थी पूरी, और ये मुझे कोई OTT पर और कहीं पर अभी तक मिली नहीं है, तो मैं इस मूवी को देख नहीं पाया हूँ। और ये उनकी बिल्कुल पहली मूवी है, तो आई थिंक उन्होंने भी एडमिट किया है कि ऑब्वियसली ये बहुत ही लो बजट, बिल्कुल पांडव्य जैसे बजट पर उन्होंने इस मूवी को बनाया था घर के कैमरों से। तो हो सकता है स्टोरी अच्छी हो, लेकिन ये भी इसी तरह का इंसेप्शन, इंसोम्निया, और इंसान को जो खुद पर शक होता है मन में कि क्या हम सही कर रहे हैं, गलत कर रहे हैं, क्या इंसान को ऐसे करना चाहिए नहीं करना चाहिए, जो दुविधा पर ये मूवी बेस्ड है जहाँ तक मुझे मालूम है। लेकिन मैंने मूवी देखी नहीं है तो इसकी रैंकिंग नहीं दूंगा। तो फिर से रिपीट कर लेता हूँ, नंबर 1 पर सबसे मेरी फेवरेट है इंसेप्शन, नंबर 2 है प्रेस्टीज, नंबर 3 है द डार्क नाइट और जिसमें बैटमैन और जोकर है, और नंबर 4 में दूंगा इंटरस्टेलर को, जो कि बहुत ही शानदार है। नंबर 5 पर है रिसेंटली आई ओपेनहाइमर, नंबर 6 पर है दी डार्क नाइट राइजेस, जो कि बैटमैन ट्रिलॉजी का अंत है, और नंबर 7 पर है टेनेट, जो कि एक बहुत ही यूनिक मूवी, यूनिक कॉन्सेप्ट है। नंबर 8 में दूंगा बैटमैन बिगिंस को, जो कि ट्रिलॉजी की शुरुआत है। नंबर 9 है डनकर्क, वंस अगेन एक बहुत यूनिक कॉन्सेप्ट और बहुत यूनिक एक्टिंग और परफॉर्मेंस। नंबर 10 इंसोम्निया,
अच्छा कॉन्सेप्ट है, वन टाइम वॉच कहूँगा। नंबर 11 मैं दूँगा मोमेंटो को। ये भी एक वन टाइम वॉच है, ओके मूवी है, थोड़ी-सी बोरिंग है लेकिन यूनिक कॉन्सेप्ट है। तो उम्मीद करता हूँ आपको मेरी रैंकिंग पसंद आई होगी। आप मुझे कमेंट करके बताइए आपकी फ़ेवरेट क्रिस्टोफर नोलन मूवी कौन-सी है और कौन-सी उनके आगे की मूवीज़ का क्या आप इंतज़ार कर रहे हैं। ये भी मुझे बताइए आप किस तरह की मूवी उनके पास उनसे उनके द्वारा निर्देशक आप कौन-सी मूवी देखना चाहते हैं। क्या आपने ये सारी मूवीज़ देखी हैं? और आइए इस पर डिस्कशन करेंगे। तो ज़रूर मुझे कमेंट करके बताइए आपकी फ़ेवरेट्स कौन-सी है और क्या आप मेरी रैंकिंग से सहमत हैं। तो आज की वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।